अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ कंप्लायंस ऑफ द लंग। कंप्लायंस अब क्या है कि लंग्स का एक्सपेंड होना। कंप्लायंस में बी डिफाइंड एज द ईज विद विच लंग्स एंड थोरेसिक वॉल कैन बी एक्सपेंड। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा कि कैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यू मिलकर रिस्पिरेशन करते हैं, तो हमने पढ़ा कि लंग जो है वो मेजर साइट है रिस्पिरेशन की। तो अब लंग को रिस्पिरेशन करने के लिए एक्सपेंड होना पड़ता है। इंस्पिरेशन के लिए एक्सपेंड होगा तो एयर अंदर आएगी, एयर को सक करेगा। तो अब कंप्लायंस क्या है कि लंग का एक्सपेंड करना क्या कहलाता है, कंप्लायंस। जितनी ज़्यादा कंप्लायंस होगी उतना लंग एक्सपेंड होगा, जितनी कम कंप्लायंस होगी उतना लंग कम एक्सपेंड होगा। मतलब हाई कंप्लायंस का क्या मतलब है कि लंग ज़्यादा एक्सपेंड हो गया, इजीली एक्सपेंड हो गया, वाइल लो कंप्लायंस का क्या मतलब है कि रेजिस्टेंस टू एक्सपेंशन, कि उसको एक्सपेंड होने में मुश्किल आ रही है, रेजिस्टेंस आ रही है। कंप्लायंस को हम इजी वे में देखें तो ये एक्सपेंशन ऑफ लंग्स है, और हाई कंप्लायंस का मीन्स कि लंग्स एक्सपेंड इजीली कर रहा है, और लो कंप्लायंस का मीन्स कि एक्सपेंशन में लंग्स को क्या है, रुकावट आ रही है, रेजिस्टेंस हो रही है एक्सपेंशन में। अब कुछ फैक्टर हैं जो कंप्लायंस में इफ़ेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं? इलास्टिसिटी ऑफ लंग्स, सरफेस टेंशन एंड सरफेक्टेंट। अब इलास्टिसिटी ऑफ द लंग्स कैसे इफ़ेक्ट करती है कंप्लायंस ऑफ लंग, यानी कि लंग के एक्सपेंड होने पे इलास्टिसिटी कैसे इफ़ेक्ट करती है कि जैसे ही लंग्स में ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी, लचक होगी, तो वो ईज़िली एक्सपेंड कर सकेगा। अगर कम इलास्टिसिटी होगी तो वो एक्सपेंड ईज़िली नहीं कर सकेगा। इसीलिए जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी उतनी ज़्यादा कंप्लायंस ऑफ लंग होगी। तो इलास्टिसिटी प्रोपोर्शनल है लंग्स के एक्सपेंड होने के। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या है कि जब एल्विलाई है, इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स हैं, सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है, ऊपर एयर फोर्स्ड है, यानी कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं एल्विलाई में, तो क्या करेंगे जब एयर के साथ वो मिलेंगे। अब कोई लिक्विड है और ऊपर एयर होगी, तो जो लिक्विड के ऊपर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्शन कर लेंगे। इंटरेक्शन मतलब आपस में मजबूती से इंटरेक्ट हो जाएंगे, उनकी आपस में ही इंटरेक्शन हो जाएगी। इसे कहते हैं सरफेस टेंशन, कि एयर हो ऊपर और लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं एयर फोर्स की वजह से आपस में इंटरेक्ट कर जाएं, इसे कहते हैं सरफेस टेंशन। जब एल्विलाई की सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एयर फोर्स की वजह से इंटरेक्ट कर जाएंगे, तो वो आपस में ऐसे इंटरेक्ट हो जाएंगे। जब वो इंटरेक्ट होंगे तो उसे मुश्किल होगी एक्सपेंड करने में, ठीक है। तो इसीलिए सरफेस टेंशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्लायंस, के सरफेस टेंशन जितनी ज़्यादा होगी, जितने मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट किए रखेंगे एक दूसरे को, उतनी मुश्किल होगी एक्सपेंशन ऑफ लंग्स में, उतनी मुश्किल होगी कंप्लायंस ऑफ लंग में। इसीलिए सरफेस टेंशन का कम होना कंप्लायंस ऑफ लंग के लिए ज़रूरी है। और सरफेस टेंशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंप्लायंस, की जितनी ज़्यादा होगी उतना कंप्लायंस कम होगा, और जितनी सरफेस टेंशन कम होगी उतना कंप्लायंस ज़्यादा होगा। सरफेस टेंशन हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ जो उनकी होती है ना मॉलिक्यूल्स की, उसे बोलते हैं सरफेस टेंशन थ्रू एयर फोर्स की वजह से जो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट है सरफेक्टेंट। अब ये सरफेक्टेंट क्या है कि एल्विलाई का एपिथेलियल जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एपिथेलियल लाइनिंग प्रोड्यूस करती है सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट अब क्या है, अब जो एल्विलाई की सरफेस पे जो सरफेस टेंशन हो जाती है, मॉलिक्यूल इंटरेक्ट किए होते हैं और लंग्स को एक्सपेंड नहीं होने देते, तो क्या होता है कि एल्विलाई की एपिथेलियल लाइनिंग सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करती हैं। अब ये सरफेक्टेंट लिपिड्स और बहुत सारे प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसने क्या करना होता है कि जो ये मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट हुए होते हैं इनकी इंटरेक्शन को कम करना होता है। तो सरफेक्टेंट जब इनकी इंटरेक्शन को कम करेगा, मॉलिक्यूल्स की सरफेस टेंशन की इंटरेक्शन को कम करेगा मॉलिक्यूल की एल्विलाई की सरफेस में से, तो लंग्स जो है वो एक्सपेंड कर ईजिली कर जाएंगे। इसीलिए सरफेक्टेंट इंक्रीज कंप्लायंस, कि ये इंक्रीज करता है कंप्लायंस को बाय डिक्रीजिंग सरफेस टेंशन। हमने 3 फैक्टर पढ़े जो कंप्लायंस को इफ़ेक्ट करते हैं। कंप्लायंस ऑफ लंग्स, लंग्स के एक्सपेंशन को इफ़ेक्ट करते हैं। इलास्टिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना इजीली लंग्स एक्सपेंड कर जाएगा। सरफेस टेंशन यानी कि इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है, तो इसीलिए कंप्लायंस जो है वो कम होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंप्लायंस के, सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी तो कंप्लायंस जो है वो कम होगी। सरफेक्टेंट क्या है? सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन को कम करता है, मॉलिक्यूल के इंटरेक्शन को कम कर देता है,
जिससे क्या होता है कि जो कंप्लायंस ऑफ लंग्स है वो इंक्रीज़ हो जाती है, लंग्स इजीली एक्सपैंड कर जाते हैं। ये हो गए फैक्टर अफेक्टिंग कंप्लायंस। अब नेक्स्ट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब ये क्या है सिंड्रोम? जैसे कि हमने रिस्पायरेशन की प्रोसेसेस देखे, सारा पढ़ लिया, अब कुछ डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स भी हैं। इनमें क्या होता है कि जब प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ बेबी हो जाती है, कि वक्त से पहले बेबी की बर्थ हो जाती है, तो क्या होता है, लंग्स आर नॉट मेच्योर, लंग्स मेच्योर नहीं हुए होते, तो बेबी की बर्थ हो जाती है। तो इस सिलसिले में क्या होता है कि जो सर्फेक्टेंट हैं वो तो प्रोड्यूस नहीं होते, तो क्या होता है, सरफेस टेंशन इंक्रीज़ हो जाती है। जब सरफेस टेंशन इंक्रीज़ होगी तो कोलैप्स टेंडेंसी भी इंक्रीज़ होगी और लंग्स एक्सपैंड नहीं करेंगे, और जब लंग्स एक्सपैंड नहीं करेंगे तो क्या होगा, ब्रीथिंग नहीं होगी, तो बेबी का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जब ऐसे इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब लंग्स मेच्योर ना हो, बेबी की बर्थ हो जाए, सर्फेक्टेंट भी प्रोड्यूस नहीं, सरफेस टेंशन भी इंक्रीज़ है और कोलैप्स टेंडेंसी भी इंक्रीज़ है, तो उसको ट्रीट कैसे किया जाता है, कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किए जाते हैं ब्रीथिंग के लिए, कि कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किए जाते हैं ताकि लंग्स एक्सपेंड हो, थ्रू मशीन्स अप्लाई किए जाते हैं ताकि लंग्स एक्सपेंड हो और ब्रीथिंग हो सके। और इसका पहले से ही ट्रीटमेंट किया जाता है प्रीमेच्योर बर्थ के लिए, कि स्टीरॉयड इंजेक्शंस दिए जाते हैं मदर को ताकि लंग्स की मेच्योरेशन हो सके, उसमें सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस किए जा सके इन इंजेक्शंस के थ्रू, तो लंग्स मेच्योर हों और बेबी इजीली अपना रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो अब कर सके, रिस्पायरेशन कर सके इजीली और ब्रीथिंग कर सके। ये तो हो गया रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। नेक्स्ट है हाउ टू कीप रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्दी। हम अपना रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्दी कैसे रख सकते हैं? ट्राई टू अवॉइड स्मोकिंग, हमें स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए, सिगरेट पीने से अवॉइड करना चाहिए। बीइंग अराउंड अ स्मोकर, किसी सिगरेट पीने वाले के आसपास नहीं रहना चाहिए। इनहेलिंग केमिकल्स एंड ड्रग्स, केमिकल्स और ड्रग्स इनहेल नहीं करने चाहिए। ट्राई टू डू, जो चीज़ें हमें करनी चाहिए रिस्पायरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए, वो क्या है? एक्सरसाइज, रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए। ईट हेल्दी, अच्छी खुराक खानी चाहिए। एनुअल डॉक्टर चेकअप, हमें डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को हेल्दी रखती हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने कंप्लायंस ऑफ लंग्स पढ़े, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम पढ़े और देखा कि कैसे हम अपने रिस्पायरेटरी सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। अब आज हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट टॉपिक कवर हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।